राजनीति से भी बिलोंग करते थे वो, और एक सराफा व्यवसायी भी थे, तो इसलिए कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरह घर में से कुछ चीजें भी गायब हुई, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी जो आए थे वो लूटपाट के इरादे से भी आए थे, और हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश हो राजनीति के तहत। जी राजू, क्या ये दो सपा नेता आपस में इनका कोई रिश्ता है? जी दोनों ही क्या उनकी भाई थे, सगे भाई थे, राम कुमार और विजय कुमार, और दोनों ही एक साथ घर में एंटर किए थे, तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया इन पे। जी राजू, फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस ने क्या इस बाबत मामला दर्ज किया है? जी मामला तो दर्ज हो चुका, लेकिन वाराणसी उपचार के लिए लाते समय राम कुमार और विजय कुमार की इस पूरे घटना में मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है शुरुआती तौर पर? देखिए, पुलिस का अभी अगर कहना तो है तो साफ लूटपाट के इरादे का पूरा मामला दिखा रहे हैं, लेकिन जो उनके घर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति को लेकर कोई पुरानी रंजिश है, उसके कारण ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो हत्या के बाद बदमाशों ने लूटपाट भी की, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लूटपाट के चलते ही इन हत्याओं को अंजाम दिया गया या फिर कोई राजनीतिक रंजिश थी। फिलहाल ये जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश में विदेशी किराना स्टोर खोलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में रिटेल में एफडीआई पर विपक्ष का प्रस्ताव आज गिर गया। राज्यसभा में सरकार को बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख मुलायम सिंह का साथ मिला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो सरकार के पक्ष में वोट करेंगी। उधर मुलायम सिंह के पार्टी के सांसदों ने लोकसभा की तरह राज्यसभा से भी वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में एफडीआई के पक्ष में 123 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 109। इस तरह से राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया और देश में विदेशी किराना स्टोर खुलने का रास्ता भी इसी के साथ साफ हो गया। इसके पहले राज्यसभा में एफडीआई के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई और विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। अमेठी दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे राहुल गांधी के काफिलों को कुछ ग्रामीणों ने रास्ते में रोक लिया। ग्रामीणों की मांग थी राहुल गांधी बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ कदम उठाएं। राहुल गांधी आज दिल्ली से फुर्सतगंज एयरपोर्ट उतरे। यहां से उन्हें डीह क्षेत्र के टोकारी गांव जाना था। काफिला अभी नहर कोठी पहुंचा ही था कि कुछ ग्रामीणों ने राहुल का रास्ता रोक लिया। राहुल उनसे मिलने के लिए गाड़ी से उतर गए। बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पर है, इसे दूर करने के लिए कांग्रेस महासचिव कोई रास्ता निकाले। राहुल ने इन लोगों को आश्वासन दिया है। सांसद जी का दौरा था, 1 दिवसीय दौरा था, उनको आना था। हम लोगों के पास जो दिक्कत है यहाँ पे युवाओं के पास इस क्षेत्र में, उसी के संबंध में हमने एक एप्लीकेशन दिया है, उनको रिमाइंड कराया है। क्योंकि जब भी हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है रोजगार के संबंधित। यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है। तो यहाँ पे जब काम की बात आती है तो हम लोगों ने इसके बारे में मैंने सांसद जी को मैंने ज्ञापन दिया है, एक तरीके से एप्लीकेशन दिया है। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद राहुल गांधी मुंशीगंज अस्पताल के गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे और शनिवार को बाकी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लैकपेट घोटाले में माया सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा पर माया सरकार के ही पूर्व माध्यमिक सचिव जितेंद्र कुमार ने एक बड़ा आरोप लगाया है। जितेंद्र कुमार ने अपने कलमबंद बयान में गवाही दी है कि रंगनाथ मिश्रा ने 25 माध्यमिक स्कूलों के बजट आवंटन के लिए 1.25 करोड़ रुपए की घूस ली थी। अपने बयान में आईएएस जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके सामने ही नोडल एजेंसी को नामित करने के नाम पर मंत्री जी ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए मांगे थे और जब उनको ये पैसा मिला तब उन्होंने लैकपेट को 14 जिलों के 25 स्कूलों का पैसा
58 लाख के हिसाब से 14 करोड़ बजट पास कर दिया। जांच एजेंसी लगातार उन आईएएसओ पर भी शिकंजा कस रही है जिन्होंने अपने विभाग से काम लैकपेट को दिया था। सूत्रों की माने तो लगभग 10 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो जांच एजेंसी की रडार पर हैं और इन अधिकारियों से लैकपेट घोटाले के बाबत जानकारी इकट्ठी की जा रही है। आपको बता दें कि रंगनाथ मिश्रा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। रंगनाथ मिश्रा लगातार जांच एजेंसी की पकड़ से बाहर है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी लगातार छापेमारी भी कर रही है। बहराइच के जबलर रोड के पास मालगाड़ी के 16 डिब्बों में भीषण आग लग गई है। इस वैगन में पेट्रोलियम पदार्थ लदे हुए थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ से गोंडा की तरफ मालगाड़ी जा रही थी। मालगाड़ी में 49 डिब्बे लगे थे, जिसमें से 16 डिब्बों में आग लग गई। वहीं हादसे की वजह से लखनऊ की तरफ जाने वाली 4 दर्जनों ट्रेनों के संचालन ठप हो गए। कई गाड़ियों के रूट बदलकर गोंडा, मनकापुर, फैजाबाद रूट से चलाया जा रहा है। वहीं आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अलीगढ़ के टप्पल में आज किसानों ने सरकार और प्रशासन से नाराजगी जताते हुए अपने खेतों को जोत दिया। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी किसानों ने अपनी नाराजगी का सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। किसानों ने सपा सरकार द्वारा 300 से ज्यादा किसानों से ली जा रही भूमि का विरोध किया और ट्रैक्टर से खेतों को जोत दिया। किसानों ने इससे पहले सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जता दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले टप्पल में सभी किसानों की जमीन का अधिग्रहण प्रशासन द्वारा किया जा चुका है, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं सपा सरकार ने किसानों की बिना मर्जी के जमीन का अधिग्रहण नहीं करने की बात कही थी, लेकिन अब किसानों को बिना बताए ही ये जमीन अधिग्रहित की जा रही है। महापंचायत के बाद किसानों ने 5 अलग अलग ट्रैक्टरों से खेतों को जोत दिया। हापुड़ के टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हापुड़ गढ़ मुक्तेश्वर के अल्लाह बगसपुर टोल प्लाजा के एमडी ने टोल पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों सहित 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवैध कब्जा और तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी के आह्वान के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 1 दिसंबर को टोल प्लाजा पर पहुंचे थे और वहां अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद टोल फ्री करा दिया गया था। टोल प्लाजा के एमडी राजवीर नागन ने देर रात भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी चौधरी सतवीर सिंह, दिनेश खेड़ा सहित 104 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। टोल कर्मियों ने टोल पर दोबारा कब्जा कर लिया है और वाहनों से टोल लेना शुरू कर दिया है। 9 तारीख को देश में आयोजित होने वाली वकीलों की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की परीक्षा के लिए उत्तराखंड में केवल एक केंद्र देहरादून में बनाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में परीक्षा के लिए एकमात्र दून लॉ कॉलेज को ही केंद्र बनाया है, जबकि कल तक उत्तराखंड राज्य विधिक परिषद ने यह बात कही थी कि देहरादून के साथ हल्द्वानी में भी एक केंद्र बनाया गया है। मगर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि परीक्षा का एकमात्र केंद्र देहरादून में ही होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य विजय भट्ट ने जानकारी दी कि काउंसिल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हल्द्वानी में भी केंद्र बनाया जाना है, लिहाजा परीक्षा संपन्न करा रही संस्था को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में केंद्र के लिए केवल देहरादून स्थित लॉ कॉलेज का ही नाम दिया था। उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि बेहद नजदीक है, ऐसे में इतनी जल्दी हल्द्वानी में केंद्र नहीं बनाया जा सकता। सेंटर एक और हो जाए, एक हल्द्वानी हो जाए, एक देहरादून हो जाए, जिससे कि यहाँ पर अपेयर करने के लिए आराम हो जाए, ये किया जाएगा। लेकिन इस बार क्योंकि ये कल ही हमें पता चला, इसलिए करना संभव नहीं था लास्ट मोमेंट पे। देहरादून में केंद्र बनाए जाने से कुमाऊं के अधिवक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। उन्हें अब परीक्षा देने के लिए देहरादून जाना पड़ेगा। आगरा थाना मलपुरा इलाके में शातिर अपराधी जस्सों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को गोलियों से भून डाला, जिसमें उस व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक का नाम पप्पू है। वारदात को अंजाम वक्त दिया गया जब पप्पू के घर पर शातिर अपराधी जस्सो गया और देवेंद्र नाम के एक युवक का घर पूछने लगा। बाद में अपराधी ने पप्पू को साथ चलने को कहा और जब पप्पू
उसके साथ गया तो अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पप्पू ने देवेंद्र की शादी हाल में ही तय कराई थी और जिस लड़की से देवेंद्र की शादी फाइनल हुई थी उस लड़की से जस्सो या फिर उसका कोई साथी का प्रेम संबंध था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और अभी भी साबिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुरादाबाद में एक महिला की हत्या के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने महिला के शव को हाईवे पर रख जाम लगा दिया। मामला ठाकुर द्वारा कोतवाली का है, जहां के टांडा गांव में 50 साल की ओमवती नाम की महिला का शव खेत में पाया गया। इससे गांव में सनसनी फैल गई। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन खासा शांतिपूर्ण रहा है। पहले दिन की अपेक्षा कामकाज भी हुआ और सरकार के मंत्रियों की कार्य क्षमता में कमी भी साफ नजर आई। लेकिन आज विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार पर जमकर घेरा। बुधवार को सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा जमकर किया, लेकिन आज ना तो विपक्ष का हंगामा था और ना ही विपक्ष उसे करने के मूड में था। प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष के सवालों में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री घिरते नजर आए। नगर विकास मंत्री प्रीतम पवार ने तो कई सवालों में घिरते हुए भी देखे गए। हालांकि सरकार के मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी की नजीर पेश करते हुए अपने मंत्री को बचाते दिखाई दिए। हरिद्वार में शराब विक्रय का सवाल हुआ। इसके अलावा देहरादून शहर के चौड़ीकरण और साफ सफाई को लेकर हुए सवाल में मंत्री जवाब नहीं दे सके। हालांकि कैबिनेट मंत्री अपनी सफाई में साफ कहते हैं कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन उनके सवालों पर वरिष्ठ मंत्रियों को कमान संभालनी पड़ी। तो फिर मंत्रियों के होमवर्क पर सवाल उठना तो लाजमी है। लखनऊ के एनईआर रेलवे जंक्शन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म के बगल में मौजूद नाले में अचानक आग लग गई। हालांकि देर से ही सही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। धुएं का उठता गुब्बार और आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने बड़े हिस्से में लगी है। ये आग लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नाले में लगी है, जिसमें ट्रेन के इंजन से रिस कर इकट्ठा हुआ डीजल जमा था, जिसमें अचानक आग लग गई। और देखते ही देखते जब तक छोटे हिस्से में लगी आग पर काबू पाया जाता, तब तक ये आग प्लेटफॉर्म के किनारे दीवार के साथ बनी नाली में फैलती चली गई। आग के भयानक रूप को देखते हुए मौके पर दमकल की गाड़ियों के साथ ही जल संस्थान का टैंकर भी आग बुझाने में लगा दिया गया। अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्लेटफॉर्म से यात्रियों को हटाया गया और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग की सूचना मिलते ही तेजी से हुई कार्रवाई के चलते हालांकि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर रेलवे की लापरवाही सामने जरूर आई है। महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 9 दिसंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंच रहे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। डीआईजी देहरादून संजय गुंजियाल ने सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं, जिसके चलते आज और कल पुलिस लाइन में ब्रीफिंग भी की जाएगी। देखने वाली ये बात होगी कि महामहिम के इस दौरे में राज्य के बाहर से आने वाले लोगों पर किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस नजर रख पाएगी। सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए, जिसमें बाहर से डिस्ट्रिक्ट के एसपी लेवल के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उसके अलावा रूट का है और जॉलीग्रांट में जब महामहिम आएंगे तो आर्मी के कंटिजेंट के द्वारा प्रोटोकॉल के लिहाज से सलामी दी जाएगी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर विभाग की घटना को जानकारी दी, लेकिन दमकल विभाग की 3 गाड़ियां काफी देर से मौके पर पहुंची और 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि कबाड़ के गोदाम में केमिकल के ड्रम रखे हुए थे, जिसमें आग लगी और आग को देखते ही देखते भीषण रूप में अख्तियार कर लिया।
आपको बता दें कि आग भीषण रूप से फैल रही थी और दमकल के रहते इस समय पर आग पर काबू पा लिया गया। अमर सिंह के समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि अमर सिंह जैसे लोग राजनीतिक नमक हराम होते हैं। आजम खान और अमर सिंह का राजनीतिक विवाद कोई नया नहीं है। रामपुर की सांसद जयप्रदा के सांसद चुनाव को लेकर आमने सामने आए आजम और अमर सिंह के राजनीतिक टकराव होता रहता है। लिहाजा जब अमर सिंह सपा पर निशाना साधते हैं तब आजम खान जवाब देने की देरी नहीं करते।